हमने चारों तरफ एरिया को घेरा। दो जो विपन जो हमारे लुटे थे उसको रिकवर करने में हम जो है सफल हुए। 2 नक्सलियों को भी गोली लगी है। निश्चित रूप से वो आसपास होंगे, उनको हम रिकवर करेंगे। मैं समझ रहा हूँ, आप भावुक हो रहे हैं और निश्चित पिताजी क्या बोले? मैं चालान नहीं कटाऊँ। मैं चालान नहीं कटाऊंगा। क्यों नहीं कटाएंगे, क्या बताए वो? पार्टी कार्यकर्ता। पार्टी के कार्यकर्ता है भैया, फाइन तो कटेगा, देश का कानून चलता है, ठीक है। इस वीडियो क्लिप में जो आईपीएस ऑफिसर दिख रहे हैं, इन्हें भारत का शायद ही कोई नागरिक हो जो नहीं जानता हो। रील्स में या वीडियो में तो ये काफी जिम्मेदार अधिकारी बनते थे, लेकिन आज एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि उससे निकलना काफी मुश्किल है और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है। वैसे तो पुलिस अधिकारियों की यह ड्यूटी होती है कि जो करप्शन करे, क्राइम करे, उसे एक्सपोज करे और गलती करने वालों को जेल के अंदर सलाखों के पीछे भेजे। लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है। बाहर से अच्छे दिखने वाले लोग अंदर से कितने काले और बुरे हैं, वो तो इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा। अब पुलिस वाले खुद बड़े बड़े करप्शन, क्राइम, अपराध कर रहे हैं, लेकिन उन पर उंगली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज भारत सरकार ने अपने सीबीआई के द्वारा आईपीएस पल्लव की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। 26 मार्च साल 2025 की वो तारीख जब अचानक से एक आईपीएस अधिकारी के घर सीबीआई की 3 गाड़ियां घुसती है। जैसे ही घुसती है, आईपीएस साहब के गेटमैन से पूछती है कि भैया कहां पर है। इस पर गेटमैन बोलता है सर अंदर ही है। तभी ठीक उसी समय वो आईपीएस अपने बंगलों के कमरे से तैयार होकर बाहर निकलता है। तभी सीबीआई की नजर पड़ती है। सीबीआई वाले पूछते हैं भैया कहां जा रहे हो। आईपीएस साहब बताते हैं कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, आप लोग कौन हैं। फिर टीम द्वारा फौरन कागज दिखाया जाता है और उस कागज पर लिखा था सीबीआई। जैसे ही यह चीज आईपीएस साहब देखते हैं, देखने के बाद बकायदा सैल्यूट करते हैं। उसके बाद सीबीआई उनको बताती है कि आपके घर पर रेड पड़ी है और आप कहीं नहीं जा सकते। आईपीएस साहब जैसे ही यह बात सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें लग रहा था कि सीबीआई की टीम आई है किसी और के घर रेड करने के लिए और उनसे पुलिस की मदद मांगने आई होगी। लेकिन सीबीआई की बात सुनने के बाद वह बुरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने दूसरों के घर पर रेड डाली थी, दूसरों को पकड़ने गए थे। जाहिर सी बात है अपराधियों को ही पकड़ने गए थे, लेकिन आज उनके ही ऊपर रेड पड़ गई। एसपी पल्लव के घर पर रेड पड़ने की वजह जानकर आप भी सदमे में चले जाएंगे। पल्लव जी इसको पक्का जानते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ईमानदार और सभ्य बनने वाला व्यक्ति इतना भ्रष्ट कैसे हो सकता है। इनके ऊपर जब रेड पड़ी तो पूरी जनता जनार्दन जो एक सुर में पूछ रही थी कि साहब तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए, इनके ऊपर जब रेड पड़ी इनका वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ। और यह सवाल जब निकलकर सामने आया तब मेरे मन में आया कि एक वीडियो इस पर बनाऊं। मैंने काफी रिसर्च किया, फिर पूरी हकीकत जुटा पाया। नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल पर डिटेल में एनालिसिस करते हैं उन तमाम खबरों के बारे में जिन खबरों के बारे में लोग सवाल उठाते हैं। इस क्राइम में भी एक सवाल सबसे ज्यादा निकलकर सामने आता है, वो यह था कि इस घटना के बाद आईपीएस साहब रील बनाना क्यों बंद कर दिए। इसका जवाब कौन देगा। दरअसल एसपी पल्लव की जो कहानी है, कहानी किसी नाटक से कम नहीं। साल 2013 से पहले एसपी पल्लव एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस कर रहे थे। एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने अच्छी खासी डिग्री हासिल की, लेकिन अचानक से उनके आईपीएस बनने के पीछे जो कहानी है कि एक बार वह किसी पेशेंट से मिलते हैं, वो नशे का आदी था। उससे पूछते हैं कि बाबू नशा क्यों किया तुमने। उसके बाद वह आदमी बताता है कि नशा तो किया, लेकिन मैंने अपनी बेटी को भी बेच दिया। यह बात एसपी पल्लव को इस तरह आहत कर जाती है, यानी यह बात उनके दिल में इस कदर समा जाती है कि छत्तीसगढ़ में नशे के लिए लोग लड़कियों को, अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं। उन्हें लगा कि आज डॉक्टर बनकर मैं कुछ खास सुधार नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। ऑल इंडिया में 262 के करीब उनकी रैंक थी।
उसके बाद वे आईपीएस बन गए। आईपीएस बनने के बाद सबसे पहले नक्सली इलाके में उनकी पोस्टिंग होती है। वहां पर उनके ऊपर डाउट उठा कि क्या वे कुछ काम कर पाएंगे, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रो रहे थे और साथ ही जिस हिसाब से उन्होंने अभियान चलाए नक्सली इलाकों में उन्होंने काम किया, लोगों ने काफी सराहना की। लेकिन शायद एसपी पल्लो को यहां उतनी मकबूल, इतनी शोहरत नहीं मिली थी जितना आने वाले कुछ सालों में मिलती है। एसपी पल्लू अचानक से ही सोशल मीडिया पर तब छाने लगते हैं जब उनकी रील्स, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। कुछ क्लिप्स देखिए। पहले शुरुआत उन्होंने ट्रैफिक नियमों को लेकर की थी। देखने में बड़ा अच्छा लगा कि यार एक आईपीएस अधिकारी माइक और कैमरे के सामने लोगों को जागरूक कर रहा है, हेलमेट लगाने को बोल रहा है और जो नाबालिग है उनको गाड़ियां देने से रोक रहा है। इसके बाद धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। कैमरे के सामने एसपी पल्लो ने पूछना शुरू कर दिया उन अपराधियों से जिन्होंने कोई अपराध किया था। अगर किसी ने बर्थडे में बड़े चाकू से केक काटा तो उससे पूछताछ हुई, किसी ने कोई पोस्ट किया तो उससे पूछताछ हुई, किसी ने कुछ गलत खरीदा तो उससे पूछताछ हुई और यह तमाम पूछताछ कैमरे के सामने होती रही। अब यहां भी जनता दो पक्ष में बंट गई। किसी का कहना है कि यार इस तरह से वीडियो जो एसपी साहब डालते हैं इससे लोग जागरूक होते हैं, इससे एक मैसेज मिलता है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि यार कभी किसी बड़े अपराधी को पकड़ करके लाओ, या बर्थडे में केक काटने वाले या बर्थडे में हुड़दंग मचाने वाले, बाइक से स्टंट करने वाले लोगों को तो खूब जलील कर लिया। किसी सीरियस अपराधी को भी पकड़ के उससे ऐसे सवाल जवाब करो तब मजा है। खैर, लोगों का जो ओपिनियन था दो पक्षों में बंटा हुआ था, लेकिन आज जो कुछ हुआ वह हैरान करने वाला था। एसपी पल्लो जिनकी सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों फॉलोअर है, अचानक से 26 मार्च साल 2025 को जब उनके घर पे सीबीआई की रेड पड़ती है और पता चलता है कि घोटाले में उनका नाम निकलकर सामने आया है, तब वही पब्लिक परेशान हो गई कि आखिर कौन सा घोटाला था जिसके बारे में सब कुछ उजागर नहीं किया गया और इनका नाम कैसे आया। तो आपको बड़े आराम से हम उस घोटाले के बारे में बताएंगे। दरअसल साल 2016 में छत्तीसगढ़ के 3 लड़के, जिनमें से एक का नाम था सौरभ चंद्राकर, दूसरे का नाम था रवि और तीसरा कोई अग्रवाल था, इन तीनों ने मिलकर ऐप बनाया। इस ऐप पे ये लोगों को गेम खिलाते थे, जैसे क्रिकेट हो गया, पोकर हो गया, 3 पत्ती हो गया और सट्टे लगवा देते थे। धीरे धीरे इनका बिजनेस फलने फूलने लगता है, लेकिन उस हिसाब से शोहरत नहीं मिलती। लेकिन कहते हैं कि साल 2019-20 में जब कोरोना आता है, ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल देता है। लोग जब अपने घरों में कैद थे, जब लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों के पास कोई काम नहीं था, टाइम पास के लिए चीजें नहीं थी, उसी दौरान इनका ऐप बहुत तेजी के साथ फलने फूलने लगता है। उस समय लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे इनके जो एक्टिव यूजर थे लाखों में पहुंचते हैं, उसके बाद करोड़ों तक यह संख्या पहुंच जाती है। अब रिपोर्ट्स की अगर माने तो गेम खेलाकर, उसके बाद सट्टा लगवाकर, जुआ खिला के इनका जो टर्नओवर था 200 करोड़ के पार पहुंच गया। यानी 3 लड़कों ने जो गेमिंग ऐप शुरू किया था उसका पूरा काला कारनामा जो था महीनों के अंदर इस कदर वायरल हुआ कि पता ही नहीं चला कि 6 से 8,000 करोड़ का यह पूरा स्कैम है, क्योंकि ना इन्होंने कोई इनकम टैक्स भरा था और जुआ खेलना और खिलाना हमारे देश में गैर कानूनी भी है। तो इस हिसाब से ये तीनों अपराधी बन गए। बाद में पता चलता है कि इस पूरे वेटिंग ऐप के जो तार है वो दुबई से जुड़े हैं। लेकिन सवाल यह निकलकर सामने आता है कि जब इतना बड़ा वेटिंग ऐप फल फूल रहा था तो आखिर इसके पीछे क्या पुलिस प्रशासन, कानून, इन तमाम चीजों की नजरें नहीं पड़ी। आप एक आपत्तिजनक पोस्ट डालिए, आपके घर पर 100 नंबर या फिर 112 नंबर की गाड़ी कल ही पहुंच जाएगी। लेकिन इतना बड़ा वेटिंग ऐप जिसमें लाखों एक्टिव यूजर हैं, क्या पुलिस की नजर नहीं पड़ी? फिर यही से सवाल उठता है कि क्यों नहीं पड़ी। दरअसल जब इस मामले की जानकारी एडीए और सीबीआई को लगती है, उसके बाद सीबीआई कुछ लोगों को उठाती है, 1000 से ज्यादा खातों को सीज करती है, न जाने कितने लोगों से पूछताछ करती है और काफी कंक्लूजन निकालने के बाद पता चला इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन और कुछ पुलिस अधिकारियों का भी हाथ है।
और इन्हीं में से एक नाम जो निकलकर सामने आया वह आईपीएस एसपी पल्लो का है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि जिस समय साल 2021 में यह धंधा फल फूल रहा था, उस टाइम इन्होंने इस धंधे की जांच पड़ताल की थी। उसके बाद भी उन्होंने फलने फूलने दिया। यानी अगर एसपी पल्लो साहब ये चाहते तो इस धंधे को रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके ऊपर आरोप है, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अगर यह आरोप सिद्ध होता तो इनको जेल तो जानी ही पड़ेगी। साथ ही पूरे भारत में इनकी क्या कदर होगी आप खुद समझ सकते हैं। खैर, इस केस में न केवल इनके ऊपर आरोप लगे बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी आरोप लगे। इनके साथ ही कुछ लोगों पर आरोप लगे, कुछ रिटायर्ड आईपीएस आईएएस अधिकारी पर भी आरोप लगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई बना तो एसपी पल्लो ही थे। और ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी से इनका कोई आज का लेना देना है, बल्कि साल 2024 में भी ये कंट्रोवर्सी में घिर गए थे। इनके ऊपर कस्टडी में डेथ के आरोप लगे थे। दरअसल साल 2025 में एक इंसान की हत्या हो जाती है। उस हत्या के बाद बीजेपी की एमपी और एक सरपंच उस पर्टिकुलर गांव में जब पहुंचते हैं तो लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। उसमें बीजेपी के जो पॉलिटिशियन थे वे घायल हो जाते हैं। इसी के जस्ट बाद वहां के जो एसपी साहब थे वह कोई और नहीं बल्कि पल्लो साहब थे। उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि जांच पड़ताल करो। आरोप इनके ऊपर लगे कि 6 से ज्यादा गांव वालों को पकड़ के लाठी डंडों से पीटा गया था और इतनी शक्ति से पूछताछ की गई थी कि एक शख्स जिसका नाम था प्रशांत, उसकी हवालात में मौत हो जाती है। और उस मौत का सीधा जिम्मा अगर किसी के ऊपर सर पर आया था तो वह कोई और नहीं, डॉक्टर एसपी पल्लो ही थे। जब इनके ऊपर आरोप लगता है, इसी के बाद पूरा मामला हाईलाइट होता है। लेकिन चूंकि उस टाइम ये इतनी सुर्खियों में नहीं थे, इनको ज्यादा मकबूल तो उस टाइम नहीं मिली थी, इस वजह से यह मामला दब जाता है। लेकिन अब चूंकि इनके लाखों में फॉलोअर हैं, लोग इनको देखते हैं, चाहे लल्लन टॉप चैनल हो, चाहे बड़े बड़े पॉडकास्टर हो, सब ने इनको बुलाया है, सब इनका इंटरव्यू लेते हैं, लोग इनके वीडियोस को देखते हैं। हालांकि देखने वालों का भी अपना अपना अलग रवैया है। कोई इनके काम करने के तरीके पे सवाल उठाता है कि भाई एक आईपीएस अधिकारी, उसके पास कोई काम नहीं है, 6-7 माइक लगाकर सड़कों पर निकल जाते हैं। इनके पास और कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम नहीं है क्या? कुछ लोगों का कहना था कि यार काम तो कम से कम नहीं कर रहे हो, पर कम से कम कैमरे के सामने लोगों की इज्जत मत उछालो। लेकिन दोनों ही पक्ष के लोग इस बात को लेकर तैयार नहीं थे कि ऐसे आईपीएस अधिकारी के ऊपर इतने सीरियस आरोप लगेंगे, इतने गंभीर आरोप लगेंगे। एक आईपीएस अधिकारी जिसके बारे में लोग यह जानते थे कि भले ही कैमरे के सामने बंदा रील बनाता हो, भले ही कैमरे के सामने बखूबी लोगों को डांटता हो, फटकारता हो, लेकिन यह गलत नहीं हो सकता। चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष, दोनों का मानना था कि यह निश्चल और बेहद सभ्य और बेहद सॉफ्ट हार्टेड है। जब नक्सली वाले केस में इनका रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उस टाइम भी लोग इनको खूब सांत्वना दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि यार एक डॉक्टर होकर ऐसा काम कर दिया, नक्सलियों को सुधार दिया। लेकिन आज वही लोग तंज कस रहे हैं कि भाई हमें तो हेलमेट पहनाते रहे, लेकिन खुद किसी मामले में संलिप्त हो गए जो 6000 करोड़ से 8000 करोड़ का घोटाला है, जो कि महादेव गेमिंग ऐप के जरिए हुआ है। आप सोचिए, एक ऐसा ऐप जिसमें भगवान शंकर के नाम को जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया ताकि लोगों का सेंटिमेंट हो, लोग यकीन कर सके कि जो ऐप है वे कोई बेईमानी नहीं करेगा। जवाब कौन देगा कि लोगों का पैसा जो लूटा गया वह निकल पाएगा? कांग्रेस का आरोप है कि यह जो पूरी कार्रवाई है, सीबीआई की जो रेड पड़ी है, यह बीजेपी ने बदला लेने के लिए किया है। यह परेशान करने की राजनीति है, क्योंकि जब भूपेश बघेल के घर पर यह रेड पड़ी थी उस टाइम काफी प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। तो क्या भूपेश बघेल की आड़ में इनके ऊपर निशाना साधा गया या फिर भूपेश बघेल की आड़ में यह भी बच जाएंगे? दोनों सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जवाब कौन देगा। खैर, ये पूरी कहानी थी। इनके ऊपर पड़ने वाली रेड पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे आईपीएस जो क्राइम करते हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए जरूर बताइएगा।